हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोग का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो सर, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहां पे होता है? तो लिखेंगे टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। कहां पे ऑपरेट होता है? ये न्यूक्लियस में। पिछले क्लास में हम पढ़े थे रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन कब होता है? द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? सेल में जब सेल को एक्सप्रेशन करना होगा, तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाना है। तो यूकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में ये ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हो गया अपना डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। क्या बनता है? आरएनए। तो डीएनए से आरएनए का बनना इनसाइड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन आपको पता है प्रोकैरियोट्स में तो सर सिंपल सेल होता है, न्यूक्लियस तो वहां पे होता नहीं है। बिल्कुल, ये कहानी है यूकैरियोट का। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है सर? तो प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, वो साइटोप्लाज्म में, और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो भी कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। तो याद रखना है कि इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इवन यहां पे कुछ भी होगा बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में तो सब साइटोप्लाज्म में ही होगा। लेकिन यूकैरियोट में रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए जो बना था, मान लेते हैं डीएनए और डीएनए से बना था डीएनए, तो डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। वो भी कहां था? न्यूक्लियस में होता है। और डीएनए से आरएनए बनता है यूकैरियोट्स, वो भी कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। लेकिन इस आरएनए को, ये आरएनए फंक्शन कहां पे करेगा? ये आरएनए अपना फंक्शन करेगा साइटोप्लाज्म में। तो इस आरएनए को हम लाते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है। देखेंगे यूकैरियोट में कैसे लाते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आरएनए तो आ गया साइटोप्लाज्म में, लेकिन आरएनए बना कहां पे? न्यूक्लियस में। आरएनए का ये फॉर्मेशन कहां पे हुआ? न्यूक्लियस में हुआ। लेकिन ये आरएनए अपना फंक्शन कहां करेगा, परफॉर्म कहां करेगा ये फंक्शन? यानी आरएनए से प्रोटीन कहां पे बनता है? आरएनए से प्रोटीन कहां बनता है? तो सर साइटोप्लाज्म। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्लियर है? तो मेनली अपना टारगेट है हमको समझना है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। तो पहले हम समझेंगे कि डीएनए से आरएनए प्रोकैरियोट्स में कैसे बनता है, और फिर हम समझेंगे बाद में कि डीएनए से आरएनए यूकैरियोट्स में कैसे बनता है। क्लियर है? जब हम पढ़ेंगे अभी तो थोड़ा सा कंपैरिजन साथ में चलेगा, है ना? डीएनए से आरएनए कैसे बनता है साथ में चलेगा। प्रोकैरियोट में ऐसा होता है, यूकैरियोट्स में ऐसा होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो यूकैरियोटिक के लिए हम बाद में पढ़ेंगे, और पहले पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के लिए। क्लियर है? आपको पता है कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है। पढ़ाई कर रहे हैं किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। याद रखना है डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड 5' to 3' एंड, और दूसरा 3' to 5' एंड। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो जहां पे जिस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ये डिटरमाइन होता है प्रोमोटर रीजन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोमोटर रीजन के द्वारा। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कहां से इनिशिएट होगा ये डिटरमाइन किया जाता है प्रोमोटर रीजन के द्वारा। याद रहना चाहिए प्रोमोटर। मान लेते हैं यहां पे प्रोमोटर है, तो डीएनए में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। जैसे रेप्लिकेशन बबल था, वैसे क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है, कुछ ऐसा। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। ये 5'
ये 3' इन और ये 5' इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3'। दो स्ट्रैंड है। जब भी डीएनए से एमआरएनए बनना है तो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, जब भी एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड पे एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड पे ही डीएनए पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक डीएनए स्ट्रैंड में ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और जिस पे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो स्ट्रैंड होता है 5' to 3'। यानी ये 5' to 3' इन है, 5' to 3' इन है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इस पे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहेंगे? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिस पे आरएनए का फॉर्मेशन होना है, डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन होना है, उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये, और आपको याद रखना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? 3' to 5' इन वाला होता है। डीएनए पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ये 3' to 5' इन पे होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यानी हमको आरएनए बनाना है, तो आरएनए के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना, ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है 3' to 5' डायरेक्शन। बात को समझेंगे। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है। ये रीड करता है टेम्पलेट को 3' to 5' डायरेक्शन। क्या रीड करता है? 3' to 5' डायरेक्शन। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज न्यू आरएनए को सिंथेसाइज करता है, न्यू आरएनए को सिंथेसाइज करता है। देखो यहां ये हो गया मेरा 5' और ये हो गया 3'। तो न्यू आरएनए सिंथेसाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन। न्यू आरएनए सिंथेसाइज इन 5' to 3' डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन में न्यू आरएनए का फॉर्मेशन होता है। याद रखना है, न्यू आरएनए का फॉर्मेशन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड जब भी होगा तो 3' to 5' डायरेक्शन में होगा। तो टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट के बारे में हमको और भी डिटेल में पढ़ना है, तो पहले आप यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को और मैग्नीफाई करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यहां पे देखेंगे, मान लेते हैं ये अपने डीएनए का सेगमेंट है। बहुत डिटेल में समझना है, और आप अपने हैंड रिटन नोट्स का हेल्प जरूर लेंगे इस चीज को समझने के लिए, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बात करना है। तो ये है अपने डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हो गया मेरा 5' इन, और ये 3' इन, और ये हो गया 3' इन, और यहाँ पे हो जाएगा ये 5'। आपको पता है कि ये 5' to 3' स्ट्रैंड डीएनए का, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसका दूसरा नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसको? कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। तो या तो इसको बोलेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या तो इसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड। ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जब भी होगा तो 5' to 3' डायरेक्शन में, इसमें होगा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। डीएनए का वो स्ट्रैंड जो
डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा, मतलब डीएनए से आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा, उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। या इसी को कहते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नाम आपको थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन यही नाम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। हम लोग इस पर बात करेंगे क्यों ऐसा नाम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको कहते हैं नॉनसेंस स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? नॉनसेंस स्ट्रैंड। यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, इस डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, आरएनए बनना है। ठीक है, चलिए अब ट्रांसक्रिप्शन कहां से शुरू होगा, कहां से इनिशिएट होगा, उस रीजन को कहते हैं, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उस रीजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोमोटर साइट। क्या कहते हैं? प्रोमोटर साइट। तो ये बैक्टीरिया का है तो इसको बोलेंगे प्रोमोटर साइट। यूकैरियोट्स में भी होता है प्रोमोटर साइट, तो ये है प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर तो डीएनए का वो प्लेस है ना जहां से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होना है, उस रीजन को कहते हैं प्रोमोटर रीजन। क्या कहते हैं? प्रोमोटर रीजन। यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब समझ में आ रहा है, आरएनए फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। जहां तक ट्रांसक्रिप्शन होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, नहीं। आपको पता है डीएनए में जो फंक्शनल सेगमेंट होता है जिन, उसी को कहते हैं, है ना। आजकल जिन के लिए एक नया टर्म यूज किया जाता है सिस्ट्रॉन। क्या? तो या तो आप सिस्ट्रॉन बोलिए या तो आप जिन बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो डीएनए में क्या पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है? पूरे डीएनए से आरएनए बनना नहीं, डीएनए से आरएनए किसी डीएनए में स्पेसिफिक रीजन तक ही बनता है। तो जहां से डीएनए स्टार्ट होगा वहां पे रहेगा प्रोमोटर, और जहां तक डीएनए से आरएनए बनेगा फिर वहां पे स्टॉप रीजन आएगा जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा। जहां तक ट्रांसक्रिप्शन होना है उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, उस रीजन को बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। तो ये है टर्मिनेटर। क्या है ये प्रोमोटर, और ये क्या है? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर वो साइट है जहां तक डीएनए से आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट। यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, यहां तक ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट। बीच में डीएनए का जो भी रीजन है उस रीजन को कहते हैं, देखो जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ प्रोमोटर साइट, जहां तक ट्रांसक्रिप्शन हुआ टर्मिनेटर साइट, और बीच का जो भी रीजन है उसको बोलते हैं आरएनए कोडिंग रीजन। क्या कहते हैं? आरएनए कोडिंग रीजन। यानी यहां पे आरएनए कोड होना है, आरएनए का फॉर्मेशन होना है, तो आरएनए कोडिंग रीजन, ये है आरएनए कोडिंग रीजन, यानी आरएनए बनना है। अब बात आता है, तो जो भी मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे डीएनए पे ये एडेनिन है, ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है, ये थाइमिन है, ये गुआनिन है, ये एडेनिन है, यहाँ पे भी गुआनिन है, ये एडेनिन और ये एडेनिन। तो डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड बनेगा ए से। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी है तो क्या हो जाएगा? सी, सी है तो हो जाएगा जी, टी है तो ए, टी है तो ए है तो सॉरी जी है तो सी, ए है तो टी, और टी है तो क्या हो जाएगा? टी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए। यही है।
तो डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है, दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड का क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है, ट्रांसक्राइब होना है, किसी एक स्ट्रैंड से ही आरएनए का फॉर्मेशन होना है। अगर सर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होता तो क्या होता? आप इमेजिनेशन करेंगे क्या होता? दो आरएनए का स्ट्रैंड बनता और दोनों आरएनए का स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता। तो हो सकता है कि वो आरएनए क्या हो जाए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से फिर आप प्रोटीन नहीं बना सकते। इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बनना है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए दोनों डीएनए के स्ट्रैंड में से किसी एक डीएनए स्ट्रैंड को ही ट्रांसक्राइब होना है। अब बात आता है कि जो ट्रांसक्राइब होता है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या उसको बोलते हैं नॉनसेंस स्ट्रैंड। क्यों? इसका तो कोडिंग तो इसी का होना है 3' to 5' डायरेक्शन का, फिर उसको नॉन कोडिंग या नॉनसेंस क्यों कहते हैं? इसलिए कि अभी इमेजिनेशन कीजिए, इस डीएनए के स्ट्रैंड से, इस डीएनए के सेगमेंट से हमको क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। तो देखते हैं डीएनए से आरएनए बनेगा, तो जो भी आरएनए इस डीएनए के ऊपर बनेगा, अगर यहाँ पे टी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे सी है तो क्या हो जाएगा जी, अगर यहाँ पे जी है तो क्या हो जाएगा सी, ए है तो क्या हो जाएगा टी। टी तो होता नहीं है, थाइमिन की जगह क्या होता है यूरेसिल, तो यहाँ पे भी हो जाएगा यूरेसिल। साइटोसिन की जगह गुआनिन और थाइमिन की जगह एडेनिन, और साइटोसिन की जगह गुआनिन और थाइमिन की जगह एडेनिन, और थाइमिन की जगह एडेनिन। यानी ये जो मेरा आरएनए बनेगा, जस्ट इमेजिन कि ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो आरएनए बना डीएनए से, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आरएनए बना, ये आरएनए जो बना, ये आरएनए एग्जैक्ट किसके जैसा है, 5' to 3' के जैसा है ना। इसलिए इसका कोई सेंस है, मतलब जो एमआरएनए बना वो सेंस के जैसा बना, नॉन टेम्पलेट के जैसा बना। इसलिए नॉन टेम्पलेट को क्या बोलते हैं, सेंस कोडोन, या इसी को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। यानी जो मेरा आरएनए बनता है वो ठीक नॉन टेम्पलेट के जैसा बनता है, इसलिए उसका नाम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। लेकिन जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो जो आरएनए बनता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग है आरएनए, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या नॉनसेंस स्ट्रैंड, है ना। यानी इसके जैसा नहीं बना, इसलिए नॉनसेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आया? तो हम बात कर रहे थे कि दोनों ही चेन का, दोनों ही स्ट्रैंड का क्या नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। इसका कारण है, पहला कारण है, अगर दो स्ट्रैंड बनेगा तो दो आरएनए का स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। दूसरा कि जो बेस सीक्वेंस आएगा, मान लेते हैं मेरा बेस सीक्वेंस 5' to 3' डायरेक्शन में जो आरएनए बना, ये बेस सीक्वेंस आया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल, गुआनिन, एडेनिन। तो अगर इसका भी अगर ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो क्या होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी क्या एकदम फिक्स है कि ऐसा ही एमआरएनए या आरएनए नहीं बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो प्रोटीन भी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होना है वो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस के बेसिस पे होता है। अगर नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस चेंज करेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो ये दो रीजन है कि दोनों चेन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बन जाएंगे, तो दो डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बनेंगे तो दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बनेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। इसलिए दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। दूसरा कारण है कि दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आरएनए बनेगा वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने का संभावना है। क्लियर है? अब बात आता है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कैसे हो। तो प्रोकैरियोट्स में ये जो डीएनए है, इसको प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन अगर करना है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। तो मान लेते हैं ये है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज। तो इस आरएनए पॉलीमरेज को प्रोकैरियोट्स को आरएनए पॉलीमरेज को आसानी से प्रोमोटर साइट नहीं मिलता है, तो ये सिग्मा फैक्टर का हेल्प लेता है। सिग्मा फैक्टर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो प्रोमोटर्स को सर्च करने में हेल्प करता है। किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। ये है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर के साथ, किसके साथ?
सिग्मा फैक्टर, ये है सिग्मा फैक्टर। क्या ये? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर के साथ प्रोमोटर रीजन को सर्च करता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा फैक्टर का जरूरत नहीं पड़ता है। सिग्मा फैक्टर का जरूरत प्रोमोटर को सर्च करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को पड़ता है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, याद रखना है। तो ये सिग्मा फैक्टर के हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन को ढूंढ लिया। तो जैसे ही प्रोमोटर रीजन को ये ढूंढ लेता है, तो जो सिग्मा फैक्टर था, क्या जो सिग्मा फैक्टर था, ये सिग्मा फैक्टर इसका साथ छोड़ दिया, सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया। अब प्रोमोटर रीजन के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आपको पता है कि एडेनिन थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह के ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर दोनों चैन में से किसी एक चैन का आपको किसी एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा। डीएनए रेप्लिकेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम का जरूरत पड़ा था, और वो एंजाइम था डीएनए हेलिकेज। क्या था? डीएनए हेलिकेज। लेकिन यहां पे ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के डबल स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए हेलिकेज का जरूरत नहीं है। ये आरएनए पॉलीमरेज ही है जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड को तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। कौन? आरएनए पॉलीमरेज, याद रखना। तो ये आरएनए पॉलीमरेज इसको तोड़ेगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और यहाँ पे ये ऐसे 5' to 3' डायरेक्शन में, क्या 5' to 3' डायरेक्शन में क्या करेगा? यहाँ पे 5' डायरेक्शन और यहाँ पे 3' डायरेक्शन। 5' to 3' डायरेक्शन में आरएनए का सिंथेसिस शुरू कर देगा। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। और मान लो T है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडेनिन। C है तो यहाँ पे आरएनए पे क्या हो जाएगा? गुआनिन। G है तो आरएनए पे क्या हो जाएगा? साइटोसिन। एडेनिन है तो क्या हो जाएगा? थाइमिन। लेकिन आरएनए का थाइमिन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? यूरेसिल। क्या बनेगा? यूरेसिल। इस तरह से। तो ये 5' to 3' डायरेक्शन में फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है और न्यू आरएनए चेन को बनाता जाता है। लेकिन याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड में किस डायरेक्शन में घूमता है? 3' to 5' डायरेक्शन में घूमता है। ये आरएनए पॉलीमरेज 3' to 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आगे की तरफ बढ़ रहा है और आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक करते हुए चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ट्रांसक्रिप्शन कहां तक होगा? तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज, क्या आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट तक पहुंचा। यूकैरियोट्स में ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्या यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनेटर को, क्या इस टर्मिनेटर को अकेला ही सर्च कर लेता है यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनेटर साइट को अकेला सर्च नहीं कर पाता है। ये एक स्पेशल प्रोटीन का हेल्प लेता है, उस स्पेशल प्रोटीन का नाम है रो फैक्टर। क्या नाम है? रो फैक्टर। तो प्रोकैरियोट्स में रो फैक्टर के हेल्प से किसके हेल्प से? रो फैक्टर के हेल्प से ये आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के हेल्प से टर्मिनेटर साइट को क्या करता है? सर्च करता है। और जैसे ही ये टर्मिनेटर साइट तक पहुंच जाता है आरएनए पॉलीमरेज, तो रो फैक्टर फिर यहां से रिलीज हो जाता है और यहां तक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ऐसे मतलब तो प्रोकैरियोट्स में कुछ ऐसा होता है कि प्रोमोटर रीजन को सर्च करने में आरएनए पॉलीमरेज का हेल्प कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। प्रोमोटर रीजन मिल गया तो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से रिलीज हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज फिर डीएनए स्ट्रैंड को खोलता जाता है ना, ओपन करता जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाता है और आरएनए सिंथेसाइज करता जाता है। कब तक करेगा? टर्मिनेटर साइट तक करेगा। टर्मिनेटर साइट को सर्च करने के लिए प्रोकैरियोट्स में हेल्प करता है रो फैक्टर। कौन करता है? रो फैक्टर। ये रो फैक्टर, रो फैक्टर। जैसे ही रो फैक्टर मिल गया यानी वहीं तक क्या होना है? ट्रांसक्रिप्शन होना है। यूकैरियोट्स में ये सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर जैसा कुछ नहीं होता है, याद रखना है। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए सिंथेसिस के लिए
एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, सिंपल आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या, इन यूकैरियोट्स, याद रखना, इन यूकैरियोट्स ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, आरएनए पॉलीमरेज ये 3 टाइप्स के हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या, आरएनए पॉलीमरेज 1 ये आरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये एमआरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, और यूकैरियोटिक में एमआरएनए नहीं बनता है, डायरेक्ट एचएनआरएनए बनता है पहले, और एचएनआरएनए से बनता है एमआरएनए, तो ये भी याद रखना है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए के लिए सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है। टीआरएनए या इसी को बोलते हैं एसएनआरएनए। तो याद रखना है कि यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए को सिंथेसाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को सिंथेसाइज करता है। इसको याद रख सकते हैं आरएमपी से, पीएमटी होता है ना, प्री मेडिकल टेस्ट, वैसे याद रख सकते हैं आरएमपी। आरएमपी मतलब आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 1, एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड टीआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 इसको सिंथेसाइज करता है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज को लेके, इसको हम आपको यहीं पे बता दें। अब फिर हम आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स पे। तो प्रोकैरियोट्स पे ये जो न्यूली एमआरएनए चेन सिंथेसाइज हुआ, तो ये एमआरएनए बनता जाएगा, और प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है, वो कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या होना है? ट्रांसलेशन होना है, प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और यहीं पे राइबोसोम आके बाइंड करेगा और ट्रांसलेशन भी शुरू होगा। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर बाद में ट्रांसलेशन होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट्स में कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। यानी जिस प्लेस पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी प्लेस पे आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी प्लेस पे आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा होता है प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए से आरएनए और आरएनए से जस्ट यहीं पे राइबोसोम्स आके अटैच हो गया और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, और प्रोटीन का फॉर्मेशन फर्दर हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तब। लेकिन बस आप एक बात ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए और ट्रांसलेशन एक ही समय पे फॉर्मेशन होता है, एक ही समय पे स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग-अलग समय पे होता है। तो ये जो एमआरएनए बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है? तो ये था पूरा प्रोकैरियोट्स के बारे में। एक तो बात और है जो आपको जानना चाहिए, जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, जिधर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और टर्मिनेटर साइट पे जाएगा, यानी जिधर प्रोमोटर रीजन होता है। अगर क्वेश्चन जो है कि डीएनए में प्रोमोटर रीजन कहां पे होता है, तो आपको जवाब नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग देना होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग देना होता है। प्रोमोटर किधर होता है? तो 5' डायरेक्शन की तरफ, 5' रीजन की तरफ। टर्मिनेटर किधर होता है? तो टर्मिनेटर किधर होता है? 3' डायरेक्शन की तरफ। किधर होता है? 3' डायरेक्शन की तरफ। प्रोकैरियोट्स में ऐसा देखा गया है कि जहां पे प्रोमोटर रहता है, जहां पे प्रोमोटर प्रेजेंट होता है, इस प्रोमोटर से 3 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस पहले एक स्पेशल नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रीप्नो बॉक्स। क्या कहते हैं? प्रीप्नो बॉक्स। इस प्रीप्नो बॉक्स में जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है वो TA कुछ ऐसा होता है। 6 नाइट्रोजनस बेस का ये सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं प्रीप्नो बॉक्स। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में याद रखना है आपको, यूकैरियोट्स में प्रोमोटर रीजन के 20 नाइट्रोजनस बेस पहले, 20 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस पहले एक स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजनस बेस का 7 नाइट्रोजनस बेस का स्पेशल सीक्वेंस होता है, उसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स रिलेटेड विद यूकैरियोटिक डीएनए एंड प्रीप्नो बॉक्स रिलेटेड विद प्रोकैरियोटिक डीएनए, ये आपको याद रखना है। कहां पे होता है? तो प्रोमोटर रीजन से पहले होता है। कहां पे होता है? प्रोमोटर रीजन से पहले। क्लियर?
तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आ जाते हैं यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन पे। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कर लिए। एक बार इस चीज को हम समराइज करते हैं। प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोकैरियोट्स का डीएनए है, और किसी सेगमेंट में जहां पे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है उस स्पेशलाइज्ड सेगमेंट को कहते हैं जीन, या उसी को कहते हैं सिस्टोन। जिस रीजन से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है उस रीजन को कहते हैं प्रोमोटर रीजन। और प्रोमोटर रीजन को सर्च करने के लिए, मतलब प्रोमोटर रीजन आरएनए पॉलीमरेज सर्च करता है, प्रोमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज को सर्च करने के लिए प्रोकैरियोट में एक फैक्टर चाहिए जिसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या कहते हैं? सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर के हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन को सर्च कर लेता है, और जहां से प्रोमोटर इसको मिलता है वहां से ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है। तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करता है 5' to 3' डायरेक्शन में, लेकिन ये टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' से 5' डायरेक्शन पे काम करता है। ये आपको याद रखना है। जिस रीजन में डीएनए के जिस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन होता है उस रीजन को बोलते हैं आरएनए कोडिंग रीजन, और जिस स्ट्रैंड पे सिंथेसिस होता है नया आरएनए उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या नॉनसेंस स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग या नॉनसेंस स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आरएनए बनता है ये इस कोडोन से, इस रीजन से एकदम डिफरेंट होता है। ठीक है, जहां तक टर्मिनेशन होना है, जहां तक ट्रांसक्रिप्शन होना है उस रीजन को क्या कहते हैं? आरएनए कोडिंग रीजन। और जहां तक होना है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उस रीजन को कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। आरएनए पॉलीमरेज को प्रोकैरियोट में टर्मिनेटर रीजन को सर्च करने में एक स्पेशल फैक्टर हेल्प करता है, उस फैक्टर को कहते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर टर्मिनेटर रीजन को सर्च कर लेता है, उसके बाद रो फैक्टर रिमूव हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी यहीं तक काम करता है। आगे आते हैं। ऐसा देखा गया है कि प्रोमोटर रीजन्स के 10 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस पहले एक स्पेशल नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है, 6 स्पेशल नाइट्रोजन बेसेस का सीक्वेंस होता है। उस रीजन को बोलते हैं प्रिग्नो बॉक्स। याद रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है कि इस प्रोमोटर रीजन के 20 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस पहले एक स्पेशल नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन और ट्रांसलेशन एक ही प्लेस पे हो जाता है, साथ साथ हो जाता है। क्लियर है? तो बस ये था अपना ट्रांसक्रिप्शन किसके बारे में? प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब हम रीडिंग देंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में अगर होता है तो उसको बोलते हैं स्प्लिट जीन में होता है। इसमें होता है स्प्लिट जीन में होता है। क्यों कहते हैं उसको स्प्लिट जीन, क्या कारण है, ये सब चीजें हम देखेंगे डिटेल में। आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और डीएनए रेप्लिकेशन सब कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में, लेकिन डीएनए ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। कहां पे? साइटोप्लाज्म। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमको समझना है वो है स्प्लिट जीन। होता है स्प्लिट जीन। प्रोकैरियोट्स में क्या था कि डीएनए और डीएनए से बन जाता है आरएनए। ये जो आरएनए होता है ये फुल्ली फंक्शनल होता है। क्या? आरएनए फुल्ली फंक्शनल होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये डीएनए और डीएनए से क्या बन गया? आरएनए। लेकिन यूकैरियोट्स में जो ये आरएनए होता है ये फुल्ली फंक्शनल नहीं होता है। कुछ फंक्शनल सेगमेंट के साथ नॉन फंक्शनल सेगमेंट भी जुड़े होते हैं। कुछ फंक्शनल सेगमेंट के साथ नॉन फंक्शनल सेगमेंट भी जुड़े होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है एमआरएनए डायरेक्ट फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए, और यहाँ पे बनता है एचएनआरएनए। क्या बनता है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का प्रोसेसिंग होता है
देखेंगे प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो एचएनआरएनए का प्रोसेसिंग होता है तब बनता है फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए। क्या बनता है? फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए। ऐसा इसका मतलब कि सर ये जो डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए फुल्ली फंक्शनल नहीं होता है, कुछ फंक्शनल आरएनए, कुछ नॉन फंक्शनल आरएनए, कुछ फंक्शनल आरएनए, कुछ नॉन फंक्शनल आरएनए, ऐसा होता है। इसका मतलब डीएनए में भी कुछ फंक्शनल सेगमेंट होगा, कुछ नॉन फंक्शनल सेगमेंट होगा, कुछ फंक्शनल सेगमेंट होगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो स्प्लिट जीन किसको कहते हैं? वैसा जीन जो नॉन फंक्शनल पार्ट को रखता है फंक्शनल सेगमेंट के साथ, यानी वैसे जीन जो नॉन फंक्शनल पार्ट जिसमें प्रेजेंट होता है फंक्शनल सेगमेंट के साथ, फंक्शनल पार्ट के साथ, वैसे जीन को क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन। क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन। याद रखना है कि नॉन फंक्शनल पार्ट को कहते हैं इंट्रॉन। नॉन फंक्शनल पार्ट को क्या कहते हैं? इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या होता है? नॉन फंक्शनल पार्ट। और फंक्शनल पार्ट हम वाइट से दिखा रहे हैं, फंक्शनल पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? फंक्शनल पार्ट। एक्सॉन क्या होता है? फंक्शनल पार्ट। और इंट्रॉन क्या होता है? नॉन फंक्शनल पार्ट। क्या होता है? नॉन फंक्शनल पार्ट। ठीक है। तो स्प्लिट जीन क्या होता है? वैसे जीन जो नॉन फंक्शनल पार्ट को रखते हैं फंक्शनल सेगमेंट के साथ, फंक्शनल जीन के साथ, वैसे जीन को कहते हैं स्प्लिट जीन। फंक्शनल पार्ट एक्सॉन कहलाता है, नॉन फंक्शनल पार्ट इंटरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरॉन कहलाता है। तो यहां से जो एचएनआरएनए बनता है इसको बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। क्या कहते हैं? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोन्यूक्लियर क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस में बनता है और कुछ इंट्रॉन यानी नॉन फंक्शनल पार्ट और कुछ एक्सॉन इसके साथ रहता है। उसके बाद यहाँ पे इस एचएनआरएनए का प्रोसेसिंग होगा और बनेगा क्या? एमआरएनए। क्या बनेगा? एमआरएनए। क्लियर है? तो ये अपना टारगेट है, ये हमको बनाना है। कैसे बनाना है, क्या करना है, हम देखते हैं। स्प्लिट जीन क्या है समझ में आया? ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कहां पे चलता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां पे चलता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन बैक्टीरिया में ये प्रोसेस कहां पे चलता है? साइटोप्लाज्म। कहां पे चलता है? साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया में जो जीन होता है वो नॉन स्प्लिटिंग जीन होता है। नॉन स्प्लिटिंग जीन कहने का मतलब है कि जो जीन होता है, जो डीएनए का सेगमेंट होता है, वो फुल्ली फंक्शनल होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई नॉन फंक्शनल पार्ट नहीं होता है। इस तरह के जीन को कहते हैं नॉन स्प्लिटिंग जीन। और वैसे जीन जिसमें फंक्शनल सेगमेंट के साथ नॉन फंक्शनल सेगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं स्प्लिट जीन। अब हम डिटेल में देखेंगे कि यूकैरियोट्स में इनसाइड द न्यूक्लियस किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म होता है। क्लियर? तो यूकैरियोटिक में हम ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये अपना डीएनए डबल स्ट्रैंड, ये हो गया 5' रिंग, तो ये हो गया 3'। और ये हो गया 5' रिंग, तो ये हो गया 3'। आपको पता है कि जो 3' से 5' रिंग वाला होता है वही क्या है? मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। आरएनए वहीं पे बनेगा। इमेजिनेशन करेंगे कि ये है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे किसी भी तरह का प्रोमोटर का जरूरत नहीं पड़ता है। ये आरएनए पॉलीमरेज इधर 5' नो, इधर 3' डायरेक्शन और इधर 5' डायरेक्शन में न्यूली आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, न्यूली एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर पूरा परफॉर्म हो रहा है फंक्शन। ये आरएनए पॉलीमरेज कोडिंग स्ट्रैंड के अलाउ मूव कर रहा है 5' टू ये आरएनए पॉलीमरेज 3' टू 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलाउ मूव कर रहा है और 5' टू 3' डायरेक्शन में एचएनआरएनए बनाता है। क्या बनाता है? एचएनआरएनए बनाता है। एचएनआरएनए क्या होता है सर? तो वैसा आरएनए जिसमें कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं और कुछ फंक्शनल पार्ट होते हैं। ये जो येलो कलर का हम बना रहे हैं ये क्या है? नॉन फंक्शनल सेगमेंट। और जो व्हाइट कलर का है ये क्या है? फंक्शनल सेगमेंट। क्लियर है?
जो नॉन फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम कहते हैं इंट्रॉन। क्या कहते हैं? इंट्रॉन, या उसी को बोलते हैं नॉन कोडिंग आरएनए। और जो फंक्शनल सेगमेंट है ये इंट्रॉन क्या होता है? नॉन फंक्शनल। क्या होता है? नॉन फंक्शनल। और जो ये व्हाइट कलर का ये फंक्शनल सेगमेंट है इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन। ये फंक्शनल सेगमेंट है, फंक्शनल सेगमेंट है। और इंट्रॉन क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है। तो जस्ट ये एचएनआरएनए बन गया। क्या बन गया? एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए के पास कुछ फंक्शनल सेगमेंट, कुछ नॉन फंक्शनल सेगमेंट, कुछ फंक्शनल सेगमेंट और कुछ नॉन फंक्शनल सेगमेंट। व्हाइट फंक्शनल और येलो का ये क्या है? नॉन फंक्शनल सेगमेंट हम आपको बना के देखा है। ये 5' डायरेक्शन और ये 3' डायरेक्शन। इसको बोलते हैं एचएनआरएनए। क्या कहते हैं? ये है एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। और ये हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए जो है ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। इनसाइड द न्यूक्लियस इसका स्टेबलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो फर्दर हम इसका स्टेबलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबलाइजेशन करते हैं। इसका स्टेबलाइजेशन करते हैं, इसको स्टेबल बनाते हैं। इसके स्टेबलाइजेशन के लिए पहले एचएनआरएनए का क्या करना है? स्टेबलाइजेशन करना है। स्टेबलाइजेशन में क्या करते हैं? ये एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, और बीच में येलो कलर का ये अपना इंट्रॉन, इंट्रॉन, और ये 3' डायरेक्शन और ये 5' डायरेक्शन। तो स्टेबलाइजेशन में क्या करते हैं कि जो 3' लिंक होता है उधर हम पॉलीएडेनाइलिक नाइट्रोजनस बेस लगा देते हैं। पॉली ए मतलब कंटीन्यूअस 200 to 300 नाइट्रोजनस बेस का बस एडेनिन 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 ये हो जाएगा किधर? टुवर्ड्स 3' डायरेक्शन। टुवर्ड्स 5' डायरेक्शन हम क्या करते हैं? 7 मिथाइल ट्राइफॉस्फेट का 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव एब्नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस लगा लेते हैं किधर? टुवर्ड्स 5' डायरेक्शन। किसका? 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बोलते हैं कैपिंग। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कैपिंग। तो 5' लिंक पे हम कर देते हैं कैपिंग और 3' लिंक पे हम पॉलीएडेनाइलिक टेल ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? पॉलीएडेनाइलिक टेल, कंटीन्यूअस ए इसको बोलते हैं पॉलीएडेनाइलिक टेल। तो 3' डायरेक्शन पे हम पॉलीएडेनिन जोड़ देते हैं, इसको कहते हैं पॉलीएडेनाइलिक टेल, राइट। अभी भी ये एचएनआरएनए है लेकिन स्टेबल आरएनए है। 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट से कैपिंग करते हैं और पॉलीएडेनाइलिक टेल से इसका टेलिंग हो जाता है। फायदा क्या होता है इससे? फायदा होगा कि जो भी एक्सोन्यूक्लियेज होंगे न्यूक्लियस के अंदर, जो एंजाइम होंगे जो यहां से आरएनए को कट कर सकते थे, यहां से आरएनए को कट कर सकते थे, वो अब कट नहीं करेंगे। अब ये काफी स्टेबल मेरा एचएनआरएनए हो गया है क्योंकि इसके हेड पे टर्मिनल पोर्शन पे 5' लिंक पे 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ गया है और इसके टेल पे पॉलीएडेनाइलिक टेल आ गया। अब ये स्टेबल है। अब ये एचएनआरएनए स्टेबल एचएनआरएनए याद रखना है, स्टेबल एचएनआरएनए जिसके पास 7 मिथाइल गुएनोसिन 5' लिंक पे लगा हुआ है और 3' लिंक पे पॉलीएडेनाइलिक टेल लगा हुआ है। अब ये एचएनआरएनए स्प्लाइसिंग में जाएगा। किसमें जाएगा भाई? स्प्लाइसिंग में जाएगा। स्प्लाइसिंग क्या होता है? तो यहाँ पे इंट्रॉन था, यहाँ पे इंट्रॉन और यहाँ पे इंटेरॉन। तो एक्सॉन के साथ जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन क्या है? नॉन फंक्शनल सेगमेंट है। इंट्रॉन क्या है? नॉन फंक्शनल सेगमेंट है। यहाँ पे अभी भी हेड है और यहाँ पे अभी भी टेल है। तो क्या होता है कि इस एचएनआरएनए पे अब हमको क्या करना है? रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? इंटेरॉन को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? इंटेरॉन को रिमूव करना है। नॉन फंक्शनल पार्ट को रिमूव करना है, इंट्रॉन को रिमूव करना है। तो इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए इनसाइड द न्यूक्लियस एक प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। क्या कहते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। और ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन न्यूक्लियस के अदर प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको बोलते हैं
स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं, स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो जहां जहां इंटरॉन होता है वहां वहां स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स, ये इंटरॉन है, नॉन फंक्शनल पार्ट इंटरॉन, जहां जहां इंटरॉन होता है वहां स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स बाइंड कर लेता है एचएनआरएनए से, और स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ये जो इंटरॉन है यहां से रिमूव कर दिए जाते हैं, और जो एक्सोनिक पार्ट है सिर्फ एक्सोनिक पार्ट को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और यहाँ पे अभी भी हेड रहेगा 5 सेकंड पे, और यहाँ पे अभी भी टेल रहेगा। तो ये जो स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स के हेल्प से एचएनआरएनए से इंटरॉन को रिमूव करना क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है। आफ्टर स्प्लाइसिंग मेरे पास फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए बन जाता है। क्या, फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए कैरी कर लिया जाएगा कहां पे, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। एक आउटलाइन हम आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये है डीएनए, डीएनए से बन गया ये, क्या बन गया, एचएनआरएनए। क्या बन गया ये, एचएनआरएनए। ठीक है, इस एचएनआरएनए या अनस्टेबल एचएनआरएनए स्टेबल से इसको हम स्टेबल बनाएंगे, पहले कैपिंग कर देंगे और टेलिंग कर देंगे। अभी भी इसके पास फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट है। अब इसका स्प्लाइसिंग करते हैं, और आफ्टर स्प्लाइसिंग ये फुल्ली फंक्शनल हो जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस, अभी भी कैपिंग और अभी भी टेलिंग है। अब इस एमआरएनए को हम लेके जाते हैं कहां पे, साइटोप्लाज्म। कहां पे लेके जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में अब इस एमआरएनए का क्या होना है, प्रोटीन सिंथेसिस होना है। ये एक आउटलाइन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये जो एमआरएनए है, प्रोसेस्ड एमआरएनए है यूकैरियोट में, इस प्रोसेस्ड एमआरएनए को हम लेके जाएंगे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होता है, याद रखना। तो ये था पूरा ट्रांसक्रिप्शन। अगले क्लास में हमको पढ़ना है ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसलेशन के पहले हमको पढ़ना होगा जेनेटिक कोड क्या होता है, और जेनेटिक कोड कैसे ट्रांसलेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के बाद पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, राइट। उसके बाद पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन, और इसके साथ आगे के टॉपिक के साथ कुछ क्लास में अपना चैप्टर खत्म होगा। आपका होमवर्क है कि आपको एनसीईआरटी एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। सीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप करेंगे, अभी मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे होगा, बस ट्रांसलेशन और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का क्वेश्चन नहीं होगा, और भी एक दो छोटा छोटा टॉपिक है उसका क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आप सीट का क्वेश्चन करना चालू कर देंगे, है ना। कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। थैंक यू।